सोचिए जरा, एक आम आदमी 2-3 महीने का बिजली बिल न भर पाए तो क्या होता है। बिजली विभाग के कर्मचारी सीढ़ी, प्लास और औजार लेकर दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं। न कोई नोटिस की मोहलत, न कोई मानवीय संवेदना, सीधा कनेक्शन कट और फिर वसूली की सख्त कार्रवाई। लेकिन सवाल यह है, क्या यही सख्ती इस प्रदेश के नेताओं और रसूखदारों पर भी लागू होती है? जवाब है नहीं। अगर नहीं यकीन तो खुद ही समझ लीजिए, जहां हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हाल ही में बिजली विभाग की तरफ से बाकायदा अखबार में बाकायदारों की सूची प्रकाशित की गई। उस सूची में रेखा आर्य का नाम सामने आया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के कौसानी स्थित उनके रुद्राक्ष पैलेस होटल पर करीब 2,98,704 रुपए का बिजली बिल बकाया बताया गया था। यही नहीं, पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के नाम पर भी लगभग 2,85,990 रुपए का बकाया दर्ज था। अब जरा खुद से पूछिए, अगर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उसका कनेक्शन महीनों तक यूं ही चलता रहता? क्या विभाग इतनी दरियादिली दिखाता? जवाब हम सब जानते हैं। आम आदमी होता तो अब तक कनेक्शन कट चुका होता, ऊपर से नोटिस, पेनल्टी और वसूली की कार्रवाई अलग। लेकिन यहां मामला मंत्री जी का था तो सब कुछ घिसी पीटी प्रक्रिया के तहत चलता रहा। आखिरकार सोशल मीडिया पर मामला उछला और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। तब जाकर धाकड़ सरकार की माननीय मंत्री रेखा आर्य ने बिजली के बिल का भुगतान किया। अंदाज लगाइए कि सोशल का अगर दबाव न होता तो भी क्या बिल का भुगतान हो पाता? अब इसका जवाब आप ही कमेंट बॉक्स के जरिए दीजिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली का एक दूसरा चेहरा भी है, जो लापरवाही से लवरेज हरिद्वार के बहादुराबाद में देखने को मिला। एक व्यक्ति को 3 साल तक बिजली का बिल ही नहीं भेजा गया। उसने बार बार ऊर्जा निगम के दफ्तर में जाकर मौखिक और लिखित रूप से निवेदन किया कि उसका बिजली का बिल जारी किया जाए ताकि भविष्य में कोई बकाया न बने। लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब अचानक 60,000 रुपए का बकाया थमाकर कनेक्शन काटने टीम पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तब जाकर कहीं मामला चर्चा में आया। यानी गलती विभाग की, सजा आम आदमी को। नेताओं के मामलों में महीनों सालों तक बकाया चलता रहता है, लेकिन आम नागरिक के लिए जीरो टॉलरेंस। क्या यही प्रशासनिक निष्पक्षता है? और अगर आप सोचते हैं कि बकाया सिर्फ कुछ नेताओं तक सीमित है तो सूची देख लीजिए। बागेश्वर जिले की सूची में ही कई बड़े नाम और सरकारी विभाग शामिल हैं। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट पर लगभग 70 लाख रुपए, एफएम टावर पर करीब 2 लाख रुपए, जिला पंचायत राज्य विभाग पर लगभग 10 लाख रुपए, कौसानी के 3 होटलों पर करीब 6 लाख रुपए, राजस्व विभाग पर 4.5 लाख रुपए, प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 13 लाख रुपए और एनएमएफ सेंटर पर लगभग 4 लाख रुपए का बकाया दर्ज है। ये सिर्फ एक जिले की तस्वीर है। पूरे उत्तराखंड का हिसाब लगाया जाए तो आंकड़े चौंका सकते हैं, खासतौर पर प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून में। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सारी वसूली सिर्फ जनता से ही की जाएगी? क्या सरकारी विभाग और प्रभावशाली लोग अछूते हैं? आम आदमी पर देनदारी अगर हो तो विभाग घर तक कुर्क करने को तैयार रहता है, लेकिन जब बारी आती है सत्ता और सिस्टम की तो नियमों की धार कुंद पड़ जाती है। खैर, ये सिर्फ यही नहीं फैला, बल्कि पूरे प्रदेश में लगभग सभी नेता सत्ता के मद में चूर हैं और विभाग नतमस्तक। इन्हीं सबको देखकर प्रदेश में अक्सर ये महसूस किया जाता है कि नियम और कानून केवल आम जनता के लिए ही सख्ती से लागू होते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए उनके मायने बदल जाते हैं। हालिया घटनाक्रम ने इस धारणा को और गहरा किया है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश के विधायक उमेश शर्मा काऊ का मामला सामने है, जिसे प्रदेश की जनता ने हाल ही में खूब ढंग से देखा है। एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर माननीय विधायक इतनी जल्दबाजी में थे कि वे शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के कार्यालय में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंच गए। बताया गया कि कार्यालय में एक साथ कई लोग अधिकारी पर भड़क उठे और मामला इतना बढ़ गया कि विधायक की मौजूदगी में ही उनके समर्थकों द्वारा अधिकारी के साथ मारपीट की गई। ये घटना पूरी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सरकारी दफ्तर से बाहर निकल बाहुबली विधायक महोदय ने कहा कि वो तो केवल 4-5 लोगों के साथ अधिकारी से मिलने गए थे, पर कहते हैं ना कि कैमरे झूठ नहीं बोला करते। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ।
कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने विधायक जी की चुगली कर दी, दिखा दिया कि वो बड़ी संख्या में लोगों के एक बड़े अमले के साथ सरकारी दफ्तर में पहुंचे थे। इसी विरोधाभास ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। सोचिए, जब एक सरकारी कर्मचारी को उसके ही कार्यालय में पीटा जाता है तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारी वर्ग में रोष उत्पन्न होता है। यही हुआ भी। कर्मचारी आंदोलित हो गए, जिसके बाद मित्र पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जब घटना में शामिल विधायक के कुछ करीबियों को हिरासत में लिया तो पता चला कि उनमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग घूम रहे हो तो किसी भी विवाद के हिंसक होने में देर कितनी लगती है। खैर, इस घटना के बाद कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की, मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। तब जाकर सत्तारूढ़ दल की भरपूर किरकिरी होने के बाद भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नींद खुली और संभवतः उन्होंने विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात की होगी। तभी जाकर विधायक ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी और मामले को शांत करने की अपील की। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या यह केवल मीडिया के सामने माफी मांग लेना पर्याप्त है? क्या इस मारपीट वाले कृत्य पर भाजपा अपने विधायक पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी? महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विधायक ने मीडिया के सामने माफी तो मांगी, लेकिन क्या उन्होंने उस व्यक्ति से, अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर खेद व्यक्त किया जिसकी गरिमा को ठेस पहुंची? यदि ऐसा होता तो शायद ये माना जाता कि उन्हें वास्तव में अपने कृत्य पर पछतावा है। एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस बात की पुष्टि कतई नहीं कर रहे कि संबंधित अधिकारी पूर्णतः निर्दोष है। संभव है उनकी भी कोई त्रुटि रही हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी के कार्यालय में जाकर मारपीट करना क्या स्वीकार्य हो सकता है? मारपिटाई कर एक अधिकारी को उसी के सरकारी दफ्तर में चोट पहुंचती है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजरों में यह मामला वाकई गंभीर है तो अब तक विधायक पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई हो और विधायक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई हो, लेकिन यदि कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ता तो कानून व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। या फिर से याद दिला दे कि कानून व्यवस्था के विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारी भी धाकड़ कहे जाने वाले मुख्यमंत्री धामी के पास ही है। खैर, विधायक महोदय का मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। इस विवाद के बाद उनकी विधानसभा क्षेत्र की एक युवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। युवती सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखती है, इसलिए उसकी बात व्यापक स्तर तक पहुंची। पोस्ट से नाराज होकर कुछ समर्थकों ने युवती के सोशल मीडिया पेज पर अभद्र टिप्पणियां और गालियां देनी शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक समर्थक ने उसकी पोस्ट पर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। युवती विरोध दर्ज कराने उसके प्रतिष्ठान तक पहुंच गई। इसके बाद वो युवक और उग्र हो गया और कथित रूप से उस पर चापड़ से हमला करने की कोशिश की। किसी तरह युवती ने स्वयं को बचाया और बाद में शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ध्यान देने योग्य बात यह रही कि जिस नेता के समर्थन में युवक इतना उग्र हुआ, वही नेता उसके बचाव में सामने नहीं आए। संभवतः अब उस युवक को भी ये एहसास हो रहा होगा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अंध समर्थन में उठाया गया कदम भविष्य में भारी पड़ सकता है। इस पूरे प्रकरण से एक सीख जरूर मिलती है कि किसी भी नेता के समर्थन में कानून हाथ में लेने जैसी भूल न करें, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदलते देर नहीं लगती। आज के दौर की सत्ता का प्रभाव और उसका नशा किस प्रकार व्यवहार में झलकता है, इसका एक अन्य उदाहरण धर्मपुर विधानसभा से सामने आया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने यह दर्शा दिया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं भाषा पर संयम ना रखूं, मेरी मर्जी। थोड़ा ठीक से समझते हैं। अभी हाल ही में लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर ठंड का हवाला देते हुए सवाल उठाए थे, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसी संदर्भ में जब एक पत्रकार ने विनोद चमोली से सवाल किया कि क्या भाजपा विधायकों को गैरसैंण में ठंड लग रही है, तो माननीय विधायक विनोद चमोली के मुखबिंदु से जो जवाब निकला, उसने उनकी भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर रख दिया। आपको ठंड नहीं लगती कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है? आप राहुल गांधी हैं क्या? ये कहते हैं वो ठंड से डरते इसलिए ठंड लगता है। आजकल वो इस गर्मी में भी वहां पूरा फुल बाजू का पहन के घूम रहे हैं। ये क्या नॉन प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई? इंसान है यार, इंसान के साथ बात करो। 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में?
सामान्यतः नेता ऐसे सवालों को कूटनीतिक तरीके से टाल जाते हैं, लेकिन जिस अंदाज में जवाब दिया गया उसने सत्ता की हनक और अहंकार को उजागर किया। जवाब देते समय वे पत्रकार के पिता तक का उल्लेख करने लगे, जो उनके वक्तव्य को और विवादित बनाता चला गया। हालांकि संबंधित पत्रकार ने उस समय कोई तीखी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। संभवतः पेशेवर मर्यादा के चलते ऐसा हुआ होगा, लेकिन यह भी सच है कि आज के गोदी मीडिया के दौर में भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सीधे और स्पष्ट सवाल पूछते हैं और अपने पेशे की गरिमा बनाए रखते हुए जवाब को सुनने का साहस भी रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो और है जो वायरल है, जिसमें एक पत्रकार के तीखे लेकिन तथ्यात्मक सवालों की लोग सराहना कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आज भी पत्रकारिता में वह धार मौजूद है जो सत्ता के ठेकेदारों से सवाल पूछने का साहस रखती है। सुनिए और समझिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश भट्ट है आकाश भट्ट। आकाश भट्ट, आपको पता है कि विशेष वर्ग की आबादी कितनी है उत्तराखंड में? कितना परसेंट है जी? कितने परसेंट विशेष वर्ग की आबादी है उत्तराखंड में, मालूम है आपको? जी मोहम्मद की अच्छे से कितनी परसेंट है मुस्लिम? मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% तो कम कौन है? कम मुसलमान है। तो आप तो कह रहे हैं कि घट रही है। हिंदू खतरे में एक मिनट रुको ना, आप तो कह रहे घट रही है। घट नहीं रही है अभी। हाँ। मतलब ये आने वाले भविष्य के हिसाब से हमने जो इसको विचार विमर्श करके तब आगे करा है। अब एक सवाल, अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थे। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है। कब? हमने जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं करते है ना। नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा याद कराया हमें। जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बात कर रहे हैं कि हम केवल अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो आप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है हमें गलत उद्देश्य से देख रहे हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रखे। के बीच में रेफरेंडम किया क्योंकि हम पत्रकार भी हिंदू हैं। आपने हमसे पूछा कि हम आपके लिए ये मांग कर रहे हैं, या आपने सीधा हमारी ठेकेदारी ले ली कि नहीं हम इनके ठेकेदार हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे? हमसे भी तो पूछो भैया कि हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनसे आपने कहीं रायशुमारी करी? जी हमने राय ली है, हमने साइन वगैरह भी कराए लोगों से। कहाँ है, दिखाएं। क्षेत्र के लोगों से कराए थे अपने। दिखाएं। जिन जिन लोगों ने इसमें जो सहायता मतलब वो कराया है, सहयोग दी। आकाश भट्ट, बहती गंगा में हाथ मत धो ना, आप आंकड़ों पे बात करो। जी आंकड़ों पे तो आप बात कर ही नहीं रहे। आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और पत्रकारों के सामने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ना, एक सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं। हिंदू खतरे में है या आप खतरे में हो? आपको खतरा महसूस हो रहा है इसलिए आपने हिंदुओं का पूरा ठेकेदारी ले ली। आपको खतरा है क्या किसी से? खुल के बताएं। नहीं, खाली अगर जो मेरे ऊपर खतरा आएगा तो मैं तभी क्या काम करूंगा। हाँ। या मैं तब के लिए वेट करूंगा जब मेरे ऊपर खतरा आएगा। हाँ। ठीक है, अगर मेरे को कुछ दिख रहा है सामने, हमें जो न्यूज मीडिया माध्यम से कुछ आ रही है खबरें वगैरह, अभी जो है जैसे वो नैनीताल में लड़की का जो है वो उसके साथ रेप वगैरह हुआ था। वैसे तो अंकिता के साथ भी हुआ, वैसे उसके साथ हुआ है, एसपीटी में भी हुआ, हर जगह अपराध तो अपराध है, तो हर जगह। नहीं, आपको नैनीताली क्यों दिखा? मच्छी बाजार में एक लड़की का गला कट गया, वो क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं हूँ का बताएं। नहीं बिल्कुल वो भी गलत है। नहीं, वो भी गलत है। नहीं, वो गलत है। हाँ। अंकिता के साथ जो हुआ वो भी गलत है। जगह जो नैनीताल में हुआ वो भी गलत है, और जो अन्य जगहों पे हो रहा है वो भी गलत है। तो सबको गलत है, वो गलत है। तो सबको इंक्लूड कीजिए। आप विशेष वर्ग की बात ही कर रहे हैं। आप सारी राजनीति विशेष वर्ग के माध्यम से करना चाहते हैं। वैसे मैं हिंदू मुसलमान यहाँ करने नहीं फिर वही बात कर रहे हो। मैं अलग से लाइन सेलेक्ट करके संरक्षण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी और को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। नहीं, पहले तो हम ही पूछेंगे भाई। और ये तो आप नहीं कह सकते ना कि किसी और को कोई पूछना है। ये तो हम कह सकते हैं भाई किसी और का कोई सवाल है। अर्जी होमवर्क करके आओ। समग्र रूप से यह पूरा घटनाक्रम कई प्रश्न खड़े करता है। कानून की समानता, सत्ता की जवाबदेही, समर्थकों की अंधभक्ति और पत्रकारिता की भूमिका। लोकतंत्र में ना तो सत्ता को निरंकुश होने की छूट है, ना ही समर्थकों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, और सबसे बढ़कर पत्रकारों का यह दायित्व है कि वे बेखौफ इन प्रश्नों को उठाते रहें ताकि लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। पत्रकारिता आज जिस दौर से गुजर रही है वह सवालों और आरोपों से घिरी हुई है। गोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रचलन इस बात का संकेत है कि मीडिया की निष्पक्षता और उसकी भूमिका पर गंभीर बहस सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलने लगी है। ऐसे में सवाल पूछने की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारिता की मूल आत्मा ही प्रश्न करने में निहित है। भले ही राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाएं, विपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे, या राजनीतिक दलों के बीच समीकरण बदलते रहें, लेकिन पत्रकार की भूमिका मूलतः सत्ता से सवाल पूछने की होती है। पत्रकार को हमेशा सत्ता के समक्ष जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली भूमिका में रहना चाहिए। सरकार की किसी भी योजना या कार्य में यदि 99% अच्छाइयां हैं तो भी बची हुई 1% खामी को उजागर करना ही पत्रकार का दायित्व है। उसे खामी को सामने लाना इसलिए जरूरी है ताकि व्यवस्था बेहतर हो सके।
दुर्भाग्य से आज के समय में ये दृष्टिकोण कम दिखाई देता है और यही चिंता का विषय भी है। वैसे अक्सर हमसे भी कहा जाता है कि हम सरकार की आलोचना ही करते हैं। ऐसे में ये समझना आवश्यक हो जाता है कि सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछे जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता में होता है वही जवाबदेह होता है। इसलिए जब जो भी दल या गठबंधन सत्ता में होगा, सवाल उसी से किए जाएंगे। यह आलोचना नहीं बल्कि जवाबदेही की प्रक्रिया है। खैर, बात प्रश्न को लेकर चल रही है तो एक गंभीर प्रश्न और है जो सरकार की नीयत और हमारी कानून व्यवस्था पर है। LUCC फ्रॉड का मामला इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकरण में किस तरह प्रदेश की महिलाओं की जीवन भर की जमा पूंजी पर डाका डाला गया, ये किसी से छुपा नहीं है। उस समय ये मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा। पीड़ित महिलाओं की व्यथा देश भर ने देखी और सुनी। राज्य सरकार के कई नेताओं ने मंचों से और कैमरों के सामने उचित कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कदम उठाने की बात भी कही। लेकिन समय बीतता गया, सुर्खियां बदलती गई और मामला धीरे धीरे ही सही खबरों से गायब हो गया। सवाल यह है, क्या उन महिलाओं को न्याय मिला? क्या उनकी जमा पूंजी वापस आई? क्या दोषियों को ऐसी सजा मिली जिससे भविष्य में कोई और ऐसी हिम्मत न कर सके? आज भी स्थिति यह है कि अनेक महिलाएं अपने साथ हुए धोखे और आर्थिक शोषण से उबर नहीं पाईं। उनके लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं था, ये उनके विश्वास, उनके आत्मसम्मान और उनके परिवार के भविष्य पर लगा गहरा आघात था। जिन पैसों से बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, घर की जरूरतें और बुजुर्गों की दवाइयां जुड़ी थीं, वह सब एक झटके में समाप्त हो गई। अब जब उन्हें लगा कि राज्य स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। कोऑपरेटिव मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र से 1 दर्जन से अधिक महिलाएं पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। उनका लक्ष्य है दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति से मिलना और अपनी पीड़ा सीधे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचाना। श्रीनगर की शांत वादियों से निकले ये कदम केवल भौगोलिक दूरी तय नहीं कर रहे बल्कि व्यवस्था की चुप्पी को चुनौती दे रहे हैं। ये महिलाएं थकी हुई जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे अडिग हैं। वे किसी राजनीतिक संगठन के बैनर तले नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दर्द को लेकर सड़क पर उतरी हैं। यह यात्रा एक औपचारिक आंदोलन नहीं बल्कि उन माताओं, बहनों और बेटियों की करुण पुकार है जिनकी रसोई से बचत के सिक्के, गहनों की चमक और बच्चों के भविष्य को लेकर देखे गए सारे सपने छिन चुके हैं। श्रीनगर से पैदल दिल्ली के लिए निकली ये महिलाएं ऋषिकेश पहुंच चुकी हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। कठिन रास्ते, शारीरिक थकान और अनिश्चित भविष्य, इन सब के बावजूद उनका हौसला बुलंद है, कायम है। यह दृश्य केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। यदि पीड़ितों को बार बार सड़क का सहारा लेना पड़े तो यह लोकतांत्रिक तंत्र के लिए चिंतन मनन का विषय है। महिलाएं साफ कह रही हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना यह है, क्या उनकी यह पदयात्रा सत्ता के गलियारों तक उनकी आवाज पहुंचा पाएगी या फिर यह भी समय के साथ किसी और सुर्खी के बीच दबकर रह जाएगी। इन्हीं सब सवालों के बीच 2027 विधानसभा चुनावों की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। राजनीतिक दलों से लेकर स्थानीय स्तर के नेता तक अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन यदि किसी सीट पर सबसे रोचक और संभावित रूप से तीखा मुकाबला देखने को मिल सकता है तो वह है हरिद्वार जनपद का खानपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ 2 दिग्गज नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक अदावत एक बार फिर खुलकर सामने है। खानपुर में मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच बयानबाजी ने फिर से राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। हाल ही में चैंपियन का एक शादी समारोह से जुड़ा वीडियो प्रसारित होने के बाद उन्होंने खानपुर विधायक पर लगातार तीखे बयान देने शुरू कर दिए। दोनों नेताओं के बीच यह अदावत नई नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले ही उमेश कुमार ने खानपुर में चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद से राजनीतिक टकराव के संकेत मिलने लगे थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार की जीत के बाद यह टकराव और खुलकर सामने आया। राजनीतिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों के समर्थकों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखी गई है। समय समय पर यह विवाद व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक भी पहुंचता रहा है। वर्तमान में भले ही स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे, लेकिन प्रशासन और खुफिया विभाग पूरी तरह सतर्क बताए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित टकराव को समय रहते रोका जा सके। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं और पंचायत क्षेत्रीय बैठकों का दौर तेज हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें बढ़ गई हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा, कानपुर की यह लड़ाई और भी तीखी होती चली जाएगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं जिनकी अगली राजनीतिक चाल का अनुमान लगाना कठिन माना जाता है। आगामी चुनावों की तैयारी के बीच उनके बयानबाजी और आक्रामक रुख यह संकेत देता है कि वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने और सत्ता में वापसी के लिए हर संभव रणनीति अपनाने के मूड में है। कभी पुराने विवादों को याद दिलाकर विरोधियों पर तंज कसना, कभी इस्तीफों की पुरानी कहानियां उठाकर नैरेटिव बदलने की कोशिश करना, तो कभी प्रतिद्वंदी को तीखे शब्दों से नवाजना। यह सब दर्शाता है कि राजनीति में मुद्दों की बजाय व्यक्तित्व का टकराव केंद्र में है। दूसरी ओर विधायक उमेश कुमार भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते दिख रहे हैं। विकास कार्यों के शिलान्यास, जनसभाएं और स्थानीय समस्याओं को उठाने की कोशिशें तेज हुई हैं। ये खुद को विकास बनाम विवाद की लाइन पर प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाते नजर आते हैं। हालांकि चैंपियन समर्थक इस दावे को चुनौती देते रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े प्रश्न की ओर इशारा करता है। क्या राजनीति विमर्श से हटकर तमाशे में बदलती जा रही है? सवाल यह नहीं कि किसने किसे क्या कहा या किसने कब इस्तीफा दिया। असली प्रश्न यह है कि उत्तराखंड की जनता के जीवन में क्या बदलाव आया? क्या पहाड़ों से पलायन रुक पाया? क्या युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिल पाए? क्या स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो पाई? कानपुर की सियासी जंग केवल दो व्यक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि यह इस बात की भी परीक्षा है कि 2027 में मतदाता व्यक्तित्व प्रधान राजनीति को प्राथमिकता देंगे या मुद्दा प्रधान नेतृत्व को। आने वाले महीनों में यह मुकाबला प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि राजनीति अब सत्ता के अहंकार से लबरेज है, जिसे आम आदमी की पीड़ा न दिखाई दे रही है और न सुनाई दे रही है। तभी इस प्रदेश की महिलाएं सड़क पर अपनी जमा पूंजी को वापस पाने के लिए पैदल मार्च कर रही हैं। सिस्टम सरकार के दबाव में राजस्व की फरियाद मंत्री संतरी से न कर आम आदमी की जेब पर कागज रूपी बंदूक ताने बैठा है। नेताओं की अदावत खुलकर सड़कों पर नंगा नाच करती दिखाई दे रही है और कानून व्यवस्था आंखें बंद कर हाथों को पीछे बांधे किसी कोने में बैठी प्रतीत होती है। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।